हेलो एवरीवन। मेरा पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। तो जो मौद्रिक नीति समिति है, इसका जो गठन है, इसकी संरचना है, वो आरबीआई अधिनियम 1934 की जो धारा है 45 जेड बी, इसके अंतर्गत जो है आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और इस अधिनियम के जरिए इस धारा के जरिए 45 जेड बी के तहत मॉनेटरी पॉलिसी का जो है गठन किया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसमें 6 सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्यों वाली जो है एमपीसी का गठन किया गया आरबीआई अधिनियम में संशोधन करके, और जिसका गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा किया गया, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और यह जो समिति है मुद्रास्फीति दर और आर्थिक समृद्धि दर को जो है बनाए रखने का कार्य करती है, इसके लक्ष्यों को जो निर्धारित करने का कार्य करती है। और मुद्रास्फीति दर और आर्थिक समृद्धि दर के लिए जो है नीतिगत, मतलब इसके लिए जो आवश्यक नीतिगत जो लक्ष्य होते हैं, नीतिगत जो ब्याज दरें होती हैं, उनको निर्धारित करने का कार्य जो है एमपीसी करती है। और एमपीसी के जो उद्देश्य होते हैं, इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। एमपीसी का पहला उद्देश्य ये होता है कि मौद्रिक नीति जो समिति होता है, इसके जो है इसके कार्यों में जो है पारदर्शिता, इस मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा करने के क्रम में जो मौद्रिक नीति समिति की जो समीक्षा करती है आरबीआई, तो उसमें जो है पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने का जो है कार्य करती है, उसको पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने का कार्य जो है एमपीसी करती है, उद्देश्य जो है एमपीसी का होता है। इसका दूसरा उद्देश्य ये होता है कि जो मुद्रास्फीति दर निर्धारित की जाती है 5 वर्षों में एक बार सरकार और आरबीआई के द्वारा सम्मिलित रूप से जो मुद्रास्फीति दर निर्धारित की जाती है, उस मुद्रास्फीति दर पर जो है उस मुद्रास्फीति दर के अनुरूप ही जो है मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने का जो है कोशिश करती है ये, कि जिस मौद्रिक मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 5 से 6 वर्षों में जो इसी मान लो 4% तक ही जो है मुद्रास्फीति रहेगी, इससे अधिक मुद्रास्फीति नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसको जो है सुरक्षित तरीके से चलने का और इसको जो है उतने ही दर पर बनाए रखने का जो उद्देश्य होता है, वो एमपीसी का होता है। तो एमपीसी के अब हम कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। एमपीसी की कार्यप्रणाली क्या है? तो एमपीसी का कार्यप्रणाली ये है कि पहला कार्यप्रणाली इसमें जो है इसके जो 6 सदस्य होते हैं, इन 6 सदस्यों में 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा और 3 सदस्य जो है सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, एक सदस्य तो गवर्नर होता है, एक उप गवर्नर होता है, और एक सदस्य जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त जो है एक अधिकारी होता है। तो ये जो 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई की ओर से होते हैं, और 3 सदस्य सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 3 सदस्य सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं अर्थशास्त्री होते हैं, उनको भी जो है अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों का जो है उनको ज्ञान होता है पूरी तरह से। तो वो जो है तीनों व्यक्ति जो सरकार की तरफ से जो है एमपीसी में शामिल होते हैं, वे जो तीनों व्यक्ति अर्थशास्त्री होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये जो है पूरी एमपीसी की संरचना होती है। और समिति के जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्षता जो होती है वह गवर्नर द्वारा किया जाता है, समिति की अध्यक्षता। और समिति अपना जो निर्णय होती है वो बहुमत के आधार पर लेती है। मतलब अगर जब कोई जो है निर्णय लिया जाता है तो उसमें बहुमत वोटिंग कराई जाती है। जिस निर्णय की तरफ ज़्यादा बहुमत होगा उसी निर्णय पर जो है कार्य आगे किया जाएगा। तो ये जो समिति होती है पूरे बहुमत के आधार पर जो है आधारित होती है। और समिति का जो है एक वर्ष में जो है न्यूनतम जो है 4 बैठकें होना अनिवार्य होता है। मतलब एक वर्ष में इसका 4 बैठक होना ही है, और इसके लिए जो है 4 सदस्यों का कोरम होना चाहिए। मतलब कोई भी 4 सदस्य होना चाहिए, चाहे वो चाहे वो गवर्नर, चाहे वो 3 आरबीआई की तरफ से हो और एक सरकार की तरफ से हो। मतलब 4 व्यक्ति होने चाहिए जब वो बैठक होती है तो। और समिति के जो है प्रत्येक जो सदस्य होते हैं उनके पास एक वोट होता है, एक सदस्य एक ही बार वोट दे सकता है। और जब वोटिंग की जाती है तो मान लो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों वोटिंग बराबर हो जाता है, दोनों पक्ष होता है, दोनों तरफ बराबर की वोटिंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर को ये अधिकार होता है, शक्ति होती है कि वो निर्णायक जो बहुमत होता है वो देने का अधिकार वो जो उसको होती है,
निर्णायक बहुमत देने का अधिकार जो है गवर्नर को होती है। तो जिस भी पक्ष की तरफ गवर्नर बहुमत दे देगा तो वही पक्ष का निर्णय जो है माना जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस आधार पर जो है एमपीसी की जो निर्णय प्रक्रिया होती है और समिति के द्वारा जो लिए गए निर्णय होते हैं उसको उसको जो है उसके जब निर्णय लिया जाता है तो उनके जो है उसके तर्क सहित जो है 14 दिनों के अंदर जो है उस निर्णय को सार्वजनिक कर दिया जाता है। उस निर्णय को लागू कर दिया जाता है 14 दिन के अंदर जो भी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। तो समिति जो है प्रत्येक 6 महीनों में एक बार जो है मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है और इस रिपोर्ट में जो है आगे मुद्रास्फीति दर की दर क्या रहने वाली है, मुद्रास्फीति दर की क्या स्थिति रहने वाली है, इन सभी की जो संभावनाएं होती हैं, इन सभी की जो स्थितियां होती हैं उसके बारे में जो निर्णय होती है वो इस रिपोर्ट के जरिए जो है मौद्रिक नीति समिति जो है हर वर्ष जो है प्रकाशित करती रहती है। तो हमने एमपीसी के बारे में पढ़ा। तो एमपीसी पूरी मुद्रास्फीति दर और मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के क्रम में जो है ये एक पारदर्शिता, जवाबदेहिता, एक संस्था की भूमिका निभाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आधार दर, बेस रेट है। बेस रेट जो है ये जो अनुसूचित जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके वो जो है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने के लिए जो ब्याज दर निर्धारित किया जाता है हम उसी को बेस रेट कहते हैं। तो जो ब्याज दर का प्रयोग जो है अनुसूचित व्यापारिक बैंक ग्राहकों को देने के लिए करते हैं हम उसी को बेस रेट कहते हैं। तो जो बेस रेट होता है इससे जो है कम दर पर जो है बैंक जो है किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते हैं। और ये जो बेस रेट होता है इसका निर्धारित करने का अधिकार जो है स्वयं बैंकों को होता है, स्वयं बैंक को होता है। इसीलिए जो है प्रत्येक बैंक जो होता है प्रत्येक बैंक का बेस रेट अलग अलग होता है, क्योंकि जो है हर बैंक की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो बैंक जो है अपने लाभ कमाने के लिए, अपने क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग बैंकों की जो अलग अलग बेस रेट हो सकती है और होती है। तो ये बेस रेट हो गया। एक प्रधान उधारी दर होता है, प्राइमरी लैंडिंग रेट। तो प्रधान उधारी दर जो होता है, जो बैंक होते हैं उनको किसी ऐसे ग्राहक पर विश्वास होता है कि ये ग्राहक जो है सही समय पर जो है ब्याज दर सहित ऋण लौटा देगा। तो वैसे ग्राहकों के लिए जो है अलग जो है बैंक जो है अलग रेट निर्धारित करते हैं, बैंक रेट निर्धारित करते हैं, अलग ब्याज दर निर्धारित करते हैं। तो हम उसी को प्राइमरी उधारी दर कहते हैं, क्योंकि जो है बैंकों को ये पता रहता है कि कौन व्यक्ति जो है मतलब उनको पता हो जाता है फाइनेंशियली व्यक्तियों को देखकर कि ये व्यक्ति समय पर जो है ऋण चुका देगा। तो वैसे ग्राहकों को जो है विश्वास पात्र ग्राहकों को लिए बैंक जो है अलग जो है ब्याज दर निर्धारित करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मौद्रिक संचरण की समस्या है। मौद्रिक संचरण की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है मौद्रिक नीति समिति के क्रम में। तो जो बैंकिंग व्यवस्था होती है, हमारे भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें मौद्रिक संचरण का जो है उचित ना होने के कारण, मौद्रिक संचरण उचित नहीं होता है। इसके कारण ग्राहकों को जो है मौद्रिक नीति का जो है पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब मौद्रिक नीति सस्ती होती है, मौद्रिक नीति जब सस्ती होती है तो उसके अनुसार जो बैंक होते हैं अपने ब्याज दर में परिवर्तन नहीं करते हैं। सस्ती मौद्रिक नीति के अनुसार जो है बैंक अपने ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं करते, जिससे ग्राहकों को लाभ नहीं मिल पाता है सस्ती मौद्रिक नीति का भी, और ग्राहक उतने ही दर पर जो है ब्याज चुकाते रहते हैं। तो ये जो समस्या होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिससे मौद्रिक नीति की जो समस्या होती है वो सामने उभर कर आती है। परिणामस्वरूप ग्राहक जो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि मौद्रिक नीति समिति दो प्रकार की है। एक कठोर मौद्रिक नीति समिति होती है, एक कठोर मौद्रिक नीति होती है और दूसरी सस्ती मौद्रिक नीति होती है। तो जब सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो ब्याज दरों में कमी होती है, जिससे कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। तो इस प्रकार जब सस्ती मौद्रिक नीति होती है तो बैंक जो है इसके आधार पर जो है अपने मौद्रिक नीति में परिवर्तन नहीं करते, अपने ब्याज में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यही जो है मौद्रिक संचरण की समस्या है। तो इस समस्या का उपाय करने के लिए आरबीआई ने जो है बेस रेट निर्धारित करने के लिए नया फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे MCLR कहते हैं। तो जो MCLR है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है बैंकों को अपनी उधारी दर बेस रेट के निर्धारण के लिए फंड के सीमांत लागत को भी आधार बनाना होगा। जो पैसे होते हैं उसकी सीमांत लागत को भी आधार बनाना होगा। बैंकों द्वारा MCLR का जो निर्धारण होता है वो मासिक आधार पर किया जाएगा।
इसको हर महीने जो है अपडेट भी किया जाएगा। तो इसीलिए जो है जो MCLR है इसका निर्धारण जो है बैंक अपनी आधार दर में जो परिवर्तन निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैं। जैसे कि वे अपनी जो है आधार जो बेस रेट का जो निर्धारण होता है वे CRR के आधार पर कर सकते हैं। अगर कैश रिजर्व रेशियो अधिक है, कैश रिजर्व रेशियो की मात्रा जो है कम है, तो वो अपने जो है बेस रेट को जो है वो भी कम कर सकते हैं। तो इस आधार पर जो है RBI ने उनको कहा कि वे जो है अपनी जो है बेस रेट का निर्धारण जो है मौद्रिक नीति के नियमों के तहत जो निर्धारित करने का प्रयास करें। तो MCLR जो है ये MCLR का उद्देश्य यही था कि जो मौद्रिक संचरण की जो समस्या है इसको समाधान किया जा सके, इसको कम किया जा सके, जिससे ग्राहकों को जो है सस्ती मौद्रिक नीति का जो है पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो जो सीमांत लागत उसी कहते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में जो है इकाई मात्रा जो है अधिक उत्पादन करने की कोशिश की जाती है, तो उसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। तो आगे भी मौद्रिक संचरण की समस्या हल नहीं हो पाई, तो इसीलिए जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट का निर्धारण किया गया। तो MCLR का भी उचित तरीके से जो है निर्धारण नहीं हो पाया, इसका भी क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण मौद्रिक संचरण में पर्याप्त रूप से सुधार नहीं हो पाया। इसीलिए जो डॉक्टर जनक राज समिति की अध्यक्षता में जो एक समिति प्रस्तुत की गई, जिससे में जो इस समिति ने जो है प्रस्तुत किया कि जो बैंक होते हैं, बैंकों का जो उधारी दर होता है उसको बाहरी बेंचमार्क से जो है जोड़ने की सिफारिश की गई। मतलब इस समिति ने कहा कि जो बैंक होते हैं अपनी उधारी दर को जो बाहरी बेंचमार्क से जोड़ें और उसके अनुसार जो अपने बेस रेट को जो निम्नलिखित आधारों पर वे संशोधित कर सकते हैं। जैसे कि उसने कहा, समिति ने कहा कि बैंक जो है अपने बेस रेट का जो है रेपो रेट से लिंक कर सकते हैं, अपने रेट को जो है ट्रेजरी बिल का जो है 3 महीने के प्रतिफल से लिंक कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल के जो 90 दिनों के प्रतिफल से लिंक कर सकते हैं। तो इस सभी आधारों पर जो है समिति ने कहा कि बैंक अपने जो है बेस रेट का निर्धारण कर सकते हैं। तो समिति के सिफारिश के बाद जो है कई बैंकों ने अपने जो है आधार दर को बेस रेट को जो है रेपो रेट से लिंक किया। तो इसी प्रकार आगे चल के जो रेपो लिंक लैंडिंग रेट आया। तो RBI ने जो है 2019 में सभी बैंकों को जो है फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत ऋण, खुदरा ऋण, MSME क्षेत्र से संबंधित MSME क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों को जो बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना जो है अनिवार्य कर दिया कि इस कैटेगरी में आने वाले ऋणों के लिए जो है बैंक जो है अपने आधार पर जो है अपने स्वयं से जो है बेस रेट का निर्धारण नहीं करेंगे, उनको जो है बाहरी बेंचमार्क से लिंक करके ही इस कैटेगरी में आने वाले ग्राहकों को ऋण देना है। तो अतः अधिकांश बैंकों ने जो है इस प्रकार अपने बेस रेट को जो है रेपो रेट से लिंक कर लिया, जिससे जो तिमाही आधार पर जो है बदला जाएगा, 3 महीने पर जो है बेस रेट को जो है बदला जाएगा। तो इसका उद्देश्य जो मौद्रिक संचरण की समस्या में जो है एक पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाना था, जिसको जो है कहीं ना कहीं जो इसको प्राप्त कर लिया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक क्या है? वह संस्था जो जनता से जो है जमा स्वीकार करती है तथा उन्हें जो उपभोग एवं निवेश करने के लिए जो है ऋण देती है, तो हम उसी को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंक होता है तथा इसी प्रक्रिया को जो है हम बैंकिंग कहते हैं। क्योंकि जो बैंक होते हैं इनका कार्य यही होता है कि जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को ऋण की सुविधा देना, जिससे जो है बैंक जो है अपने साख सृजन होता है, साख सृजन करके जो इसे ग्राहकों को साख सृजन के माध्यम से ग्राहकों के माध्यम से जो है बैंक लाभ अर्जित करते हैं। तो ये जो 2 प्रक्रियाएं होती है, जमा स्वीकार करना एंड ऋण देना, इससे बैंकों की जो साख सृजन की क्षमता में वृद्धि होती है। तो अब हम बैंकिंग देखेंगे। बैंकिंग 5 प्रकार का होता है। बैंकिंग जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला तो है कोर बैंकिंग, दूसरा कोर बैंकिंग, लीड बैंकिंग, तीसरा है शैडो बैंकिंग, चौथा है विकास बैंकिंग और 5वां है यूनिवर्सल बैंकिंग। तो ये जो 5 प्रकार है ये बैंकिंग के हैं। तो जो कोर बैंकिंग होता है, कोर बैंकिंग के जो अधिकांश बैंक होते हैं वे इंटरनेट से परस्पर जुड़े होते हैं, और इंटरनेट से परस्पर जुड़े होने के कारण जो है ग्राहक होते हैं इस बैंक के जो है किसी भी शाखा से जो है बैंकिंग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम कोर बैंकिंग कहते हैं। जो लीड बैंकिंग होता है, लीड बैंकिंग में जो बैंक होते हैं सभी बैंक परस्पर एक साथ जुड़कर
जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो लीड बैंकिंग जो होता है, जो आरबीआई जो है बैंकिंग क्षेत्र के किसी भी एक बैंक को जो लीड बैंक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त कर देता है। लीड बैंक जो है लीड बैंक नामित कर देता है। अब जो लीड बैंक होता है वो जो है आरबीआई के आधार पर जो है निर्धारित सभी को जो है एक सम्मिलित रूप से जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और वो जो लीड बैंक होता है सभी बैंकों का जो है मान के चलो मॉनिटर के रूप में कार्य करता है। और किसी भी बैंकों को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो पहले लीड बैंक को इन्फॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार लीड बैंक की भूमिका होती है कि सभी बैंकों से जुड़कर सम्मिलित रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो है वो शैडो बैंकिंग है। जो शैडो बैंकिंग होता है, बैंकों का जो है इन बैंकों की जो प्रक्रिया होती है वे जो है लाभ कमाना होता है। लेकिन जो है ये जो है बैंकिंग इनको जो है बैंकिंग संस्था की, लेकिन इनको जो है हम बैंकिंग नहीं कहते हैं। बैंकिंग संस्था का अधिकार इनको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये बैंकिंग प्रक्रिया के सारे कार्य करते हैं। ये जो है ग्राहकों को ऋण की सुविधा देते हैं, लेकिन ये जो है इनको बैंक हम नहीं कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको शैडो बैंक कहते हैं। बैंकों का छाया क्षेत्र कहते हैं। बैंकों की सुविधा तो प्रदान करते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं होते हैं, बैंकिंग संस्था नहीं कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है विकास बैंकिंग है। जो विकास बैंकिंग है ये बैंकिंग कार्यों को जो है बैंकिंग कार्य का इन बैंकिंग कार्यों का उद्देश्य जो है किसी विशेष क्षेत्र का जो है विकास करना होता है। तो जो बैंक होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में संगठित बाजार को जो है बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। संगठित बाजार के जरिए जो है ग्राहकों को जो है ऋण देने का कार्य करते हैं। ग्राहकों को ऋण सेवा प्रदान करके जो उस क्षेत्र का विकास करने का कार्य करते हैं। तो यही जो है विकास बैंकिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग में जो ग्राहकों का जो दैनिक जीवन का जो संरचना होती है, दैनिक खान पान होता है, दैनिक जीवन से संबंधित जो ऋण होते हैं उनको दैनिक जीवन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने का कार्य जो है यूनिवर्सल बैंकिंग का होता है। तो इस प्रकार ये जो है 5 बैंकिंग के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के बैंकिंग होते हैं। तो जो विकास बैंकिंग है, विकास बैंकिंग जो है 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है कृषि विकास, दूसरा औद्योगिक विकास, तीसरा जो होता है अपना विकास होता है, और चौथा जो होता है आवासीय विकास होता है, आवासीय बैंक होते हैं। तो कृषि विकास में नाबार्ड आ जाता है। नाबार्ड जो है विकास का कार्य करता है कृषि क्षेत्र में। औद्योगिक विकास में SNBI आ जाता है जो कि विकास का कार्य करता है औद्योगिक विकास में। अपना विकास में आ जाता है एग्जिम बैंक, एंड जो आवासीय बैंक में आ जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये जो विकास बैंकिंग के जो कार्य होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार के विकास बैंकिंग है, जो विकास से संबंधित बैंक जो है की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट जो है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक के 2 कार्य होते हैं, एक तो प्रारंभिक कार्य होता है, दूसरा औद्योगिक कार्य होता है। तो प्रारंभिक कार्य में इसके 2 कैटेगरी होते हैं। प्रारंभिक कार्य में ये जो है जमा स्वीकार करता है और ऋण देता है। तो ये जो है 2 प्रकार के जमा स्वीकार करता है, एक तो डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार करता है, दूसरा जो है ट्रेड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब है जब ग्राहक जब चाहे तब जो है जब चाहे तब अपने पैसे निकाल सकते हैं। और ट्रेड ड्राफ्ट में जो है एक निश्चित नियम होता है, एक निश्चित समय होता है जिस समय पर ये ग्राहक जो है पैसे निकाल सकते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट में सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट 2 प्रकार के जो है जमा स्वीकार किया जाता है। और तो जो ऋण देने का कार्य होता है, ऋण देने में ये अल्प अवधि का ऋण देता है, दीर्घ अवधि का ऋण देता है, एंड ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, एंड कोस्ट क्रेडिट की सुविधा देता है। तो ये जो है 2 प्रकार के जो है प्रारंभिक कार्य में जो है वाणिज्यिक बैंक का ये कार्य होता है। द्वितीय कार्य में इसका ये होता है कि बिल देना, शेयर जारी करना, मनी ट्रांसफ़र करना। तो ये प्रकार के द्वितीय कार्य जो है बैंक के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक के होते हैं। कॉमर्शियल बैंक। तो ओवरड्राफ्ट जो है, ओवरनाइट जो है, यह एक अस्थायी प्रकार का ऋण होता है, और इसका जो ऋण का आधार जो होता है वो ग्राहकों की जो वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती है वह होता है। मतलब ग्राहक का मान लो कोई उसका कोई परिसंपत्ति है, मान लो उसकी कोई बाइक भी है, कार है, तो कार के आधार पर जो है ग्राहकों को ऋण दिया जाता है ओवरड्राफ्ट में। तो ये लेकिन ये अस्थायी प्रकार के ऋण होता है, अस्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो है
कॉस्ट क्रेडिट में ग्राहकों की जो भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके आधार पर जो है ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है इन दो प्रकार के ऋणों को भी देने का कार्य जो है वाणिज्यिक बैंक का करता है। जो बैंक होते हैं, बैंक दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सहकारी बैंक एंड बैंक दो प्रकार के। पहला जो होता है अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो जो अनुसूचित बैंक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक एंड सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक तीन प्रकार के, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक एंड जो है विदेशी बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जो है राष्ट्रीयकृत बैंक आ जाते हैं, SBI आ जाता है एंड अन्य आ जाते हैं। तो ये जो है बैंक दो प्रकार के, अनुसूचित बैंक एंड गैर अनुसूचित बैंक। तो जो अनुसूचित बैंक होते हैं वे सभी बैंक जो RBI अधिनियम 1934 की जो है दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं, हम उनको अनुसूचित बैंक कहते हैं। और ये जो बैंक होते हैं अनुसूचित बैंक RBI के जो है नियमों का पालन करने का कार्य करते हैं। तो जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है ये क्यों किया जाता है? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया में के अंतर्गत सरकार द्वारा जो बैंकों का जो निजी क्षेत्र होता है उसको समाप्त करके, निजी क्षेत्र को हटाकर जो है सरकार स्वयं जो है फंड, स्वयं के पैसे लगाता है राष्ट्रीयकृत बैंकों में। उन बैंकों में स्वयं पूंजी का निवेश करता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि बैंकिंग व्यवस्था में जो सरकार की जो भूमिका होती है उसको वृद्धि करना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित कारणों के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित कारणों से किया जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो पहला कारण ये है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो सरकार की भूमिका में वृद्धि करना राष्ट्रीयकरण करके। दूसरा ये होता है आर्थिक क्रियाओं में जो है समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना। मैंने पढ़ाया था समाजवादी और पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी जो विचारधारा होती है जिसमें सरकार की भूमिका होती है, समाजवादी विचारधारा को जो है समाज में बढ़ावा देना। तीसरा इसका कारण ये होता है कि कृषि क्षेत्र में निवेश के माध्यम से जो है हरित क्रांति लागू करने के लिए आर्थिक साख सुविधाएं जो होती है उसको उपलब्ध कराना। और इसका नेक्स्ट कारण होता है राष्ट्रीयकरण करने का बैंकों का वित्तीय समावेशन का विस्तार करना। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं इन उद्देश्यों के आधार पर जो है सरकार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, तो इस प्रकार ये कार्य करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं इन बैंकों की स्थापना जो है RRB अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा की गई। और यह अधिनियम जो है RRB की संरचना, उसके नियम, उसकी समाप्ति, उसके संगठन, इन सभी दिशा निर्देशों को जो है प्रदान करने का कार्य जो है यह अधिनियम करता है। और वाणिज्यिक बैंकों से अलग जो है, वाणिज्यिक बैंकों से हटकर RRB केवल जो है लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि जो है इनका उद्देश्य साख सृजन की सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना होता है। मैंने बताया था कि बैंक जो है ग्राहकों के माध्यम से अपने साख सृजन की क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार साख सृजन तो करते हैं RRB, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लेकिन जो है ये साख सृजन करके जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने का कार्य करते हैं। तो जो है RRB की संरचना ये होती है कि किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो है निम्नलिखित 3 संस्थाएं होती हैं। पहला तो केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा जो होता है प्रायोजक बैंक होते हैं। तो केंद्र सरकार की इसमें भूमिका जो होती है 50% की होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, और राज्य सरकार की 15% की एंड जो है प्रायोजक बैंकों की जो है 35% होती है। तो इन भूमिकाओं के आधार पर जो है RRB की संरचना होती है। जो प्रायोजक बैंक होता है इनका मुख्य कार्य होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों का परीक्षण करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहायता में जो है एक निश्चित अंश का निवेश करना भी उद्देश्य होता है। इस प्रकार जो RRB के जो है प्रबंधन में जो है प्रायोजक बैंक की भूमिका अधिक हो जाती है, क्योंकि प्रायोजक बैंक जो उसके कर्मचारियों के परीक्षण करने का कार्य करता है, निरीक्षण करता है कि किस कर्मचारी को जो है RRB में रखा जाना चाहिए और नहीं, और एक निश्चित मात्रा में जो है राशि भी निवेश करता है। जब इन बैंकों को जो है राशि की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये जो है उनको पैसे भी देने का कार्य करता है। इसीलिए प्रायोजक बैंक की जो भूमिका होती है वे राज्य सरकार से अधिक हो जाती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में।
तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इनकी चुनौतियाँ क्या होती है? इनकी पहले चुनौती तो ये होती है कि इनमें पूंजी का अभाव होता है। इनमें जो है सरकार जो है अधिक जो है एक पर्याप्त मात्रा में इनके पास पूंजी उपलब्ध नहीं होती है, जिससे कि ये ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सके। तो पहला तो चुनौती इनमें पूंजी का अभाव होता है। दूसरा जो होता है, इनमें प्रबंधकीय क्षमता की कमी होती है। मतलब प्रायोजक बैंक तो प्रबंधक की भूमिका निभाता है, लेकिन जो है इसमें सम्मिलित रूप से, यानी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको भी प्रबंधक की भूमिका निभानी चाहिए। इसीलिए जो इसमें प्रबंधकीय क्षमता की जो है कमी होती है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं देते हैं। और इसमें जो है अधिकांश जो है सरकारी हस्तक्षेप होता है। सरकार जो होता है इन बैंकों में अत्यधिक हस्तक्षेप करते रहता है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए जो है नाबार्ड ने परामर्श किया, जो कि एक कृषि विकास बैंक है। नाबार्ड के परामर्श से जो आरआरबी के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य जो है आरआरबी के जो है परिचालन लागत में कमी करके इसकी दक्षता में सुधार करना था। तो इस प्रकार नाबार्ड जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास पर जो है ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टॉपिक सहकारी बैंक है। तो जो सहकारी बैंक होते हैं, यह ऐसी समितियां होती हैं, सहकारी बैंक, इनको हम, ये एक प्रकार की समिति होती है। तो सहकारी बैंक जो है ऐसी समितियां होती है जिनका मुख्य व्यवसाय जो होता है बैंकिंग का कार्य होता है। ये बैंकिंग का कार्य करते हैं, और ये समितियां, इन समितियों पर जो है इनके सदस्यों का जो है पूर्ण स्वामित्व होता है, पूर्ण अधिकार, अर्थात जो समिति के सदस्य ही इन्हें जो है नियंत्रित एवं जो है प्रबंधित करने का कार्य करते हैं। तो ये जो इसके सदस्य ही इसके प्रबंधक का कार्य करते हैं। और सहकारी बैंकों का जो है ये मान्यता होती है कि सामूहिक विकास तभी किया जा सकता है, सामूहिक विकास को तभी प्रोत्साहित किया जा सकता है जब देश का आर्थिक विकास किया जाए। मतलब सामूहिक विकास को करके ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है, जब सभी का सम्मिलित रूप से देश की कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्ग जो है, इन सभी का जब विकास किया जाएगा सामूहिक रूप से, तो भी जो है अर्थव्यवस्था जो है सामूहिक अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो इन बैंकों की जो स्थापना होती है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ही की गई है। तो सहकारी बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची जो होती है, इसमें 3 प्रकार के सूचियाँ होती हैं। पहला संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो होती है इसमें बैंकिंग आता है, बैंकिंग जो होता है वह संघ सूची में आता है, केंद्र सरकार में आता है। और राज्य सूची में जो है शहरी सहकारी समितियाँ आती हैं। राज्य सूची में सहकारी समितियों की निगमीकरण, नियमन और संरचना का आता है। तो इन जो दोनों कार्य होता है ये सहकारी बैंक का होता है। मतलब बैंकिंग एंड सहकारी बैंक, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सम्मिलित रूप से जो है इसका नियमन करता है। तो इसीलिए सहकारी बैंक में जो है दोहरा नियमन होता है। एक तो राज्य सरकार में इसका नियमन होता है एंड समाप्ति का कार्य होता है, एंड जो बैंकिंग कार्य होता है वह केंद्र सरकार द्वारा होता है। तो इस प्रकार जो इसमें दोहरे नियमन की समस्या जो होती है वो देखने को, तो इस प्रकार जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो है कार्य करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों का जो पंजीकरण होता है बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम जो है 2002 के तहत किया जाता है। तो जो वर्ष 1965 से 66 में जो है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करके जो है आरबीआई ने सहकारी बैंकों के जो है नियमन संबंधी कुछ शक्तियाँ प्रदान किया। इसमें जो है दोहरे नियमन की समस्या जो है फिर भी जो है इसमें दोहरे नियमन की जो समस्या है वो बनी रही, क्योंकि जो इसमें दोहरे नियमन की समस्या, मेरा कहने का अर्थ है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों की भूमिका रहती है। तो अब हम जो है वाणिज्यिक बैंक एंड सहकारी बैंक में जो अंतर पढ़ेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक एंड सहकारी बैंक में अंतर यह है कि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जो है बैंकिंग जो है कंपनी के रूप में जो है बैंकिंग कंपनी के रूप में किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों का जो गठन होता है और इनका जो पंजीकरण होता है वो इनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है किया जाता है इनका पंजीकरण। और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं बैंकिंग कार्य करने की वजह से, बैंकिंग कार्य करने के कारण इनका जो है जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं बैंक का कार्य करते हैं, तो इसीलिए जो इनका जो नियमन होता है आरबीआई के द्वारा ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है इनका नियमन किया जाता है।
और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का होता है। और इनकी जो शाखाएं होती हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों की जो शाखाएं होती हैं वे जो है पूरे देश में हो सकती हैं, विदेश में कहीं भी इनकी शाखाएं खोली जा सकती हैं। जो सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंकों की जो स्थापना होती है सहकारी समिति के रूप में जो है राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। और इनका जो पंजीकरण होता है रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी के जो है द्वारा किया जाता है इनका जो पंजीकरण। और इनका जो नियमन होता है आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा किया जाता है और आंशिक रूप से जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इनका जो सहकारी बैंकों का जो निगमीकरण करने का होता है, इनका जो नियमन करना और समाप्ति का जो कार्य होता है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा भी किया जाता है। और इनकी जो स्थापना होती है वो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो है साख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इनकी स्थापना किया जाता है, ताकि ये जो है सबसे जो है पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण साख सुविधाएं उपलब्ध कराकर जो है उस क्षेत्र का ये विकास कर सकें। इस उद्देश्य से सहकारी बैंकों की स्थापना किया जाता है। और इनकी जो सामान्यतः इनकी जो शाखाएं होती हैं वो एक ही राज्य में स्थित होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर ये 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर इनकी स्थापना किया जाता है तो उसके लिए इनकी जो है बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत जो है इनकी 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी इनकी स्थापना किया जा सकता है। लेकिन लगभग जो है इनकी जो शाखाएं होती हैं वो एक ही राज्य में होती हैं। तो जो सहकारी बैंक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं, दूसरा शहरी सहकारी बैंक होते हैं। तो ग्रामीण सहकारी बैंक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प अवधि वाले होते हैं, दूसरा दीर्घ अवधि वाले। अल्प अवधि वाले जो होते हैं, अल्प अवधि वाले में पहला राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एंड जो है प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। तो ये जो है 3 प्रकार के जो बैंक होते हैं अल्प अवधि वाले होते हैं। दीर्घ अवधि वाले बैंक जो होते हैं राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एंड प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये जो प्रकार होता है ये सहकारी बैंक का होता है, ग्रामीण सहकारी बैंक का होता है। शहरी सहकारी बैंक में जो है अनुसूचित बैंक कहा जाता है और गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक ये जो है शहरी सहकारी बैंक हैं। और ग्रामीण सहकारी बैंक को मैंने बताया कि 2 प्रकार के अल्पावधि एंड दीर्घावधि 2 प्रकार के होते हैं। तो जो सहकारी बैंकों की जो समस्याएं होती हैं, सहकारी बैंकों के पास जो है निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो हम अब सहकारी बैंकों की समस्याएं के बारे में जानेंगे। तो इनका पहला तो समस्या ये होता है दोहरे नियमन की समस्या होती है। राज्य सरकार, जैसे कि इनका जो दोहरे नियमन की समस्या कहने का अर्थ है मेरा, राज्य सरकार इनका जो पंजीकरण करता है, प्रबंधन करता है, ऑडिट करता है, समाप्ति करता है। एंड केंद्र सरकार जो है बैंकिंग लाइसेंस देने का कार्य करती है एवं इनके जो है ऋण की जो नीति होती है उसका नियमन करती है कि ये जो बैंक किस आधार पर जो है ऋण देंगे। और इन बैंकों को जो लाइसेंस देने का कार्य वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार दोहरे नियमन की जो समस्या होती है इन बैंकों में देखने को मिलती है। और जो है और इनका जो है अपारदर्शी शासन नीति के कारण जो है अनियमितता में वृद्धि देखने को मिलती है। इनकी जो शासन नीति होती है वो पारदर्शी नहीं होती है, अपारदर्शी होती है, क्योंकि जो इसमें केंद्र सरकार की जो भूमिका होती है वो अत्यधिक हो जाती है। और तकनीक को स्वीकार करने में जो ये धीमे होते हैं। क्योंकि जो है तकनीक को स्वीकार करने में धीमे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास वैसी पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं हो पाती है, क्योंकि इनमें जो दोहरे नियमन की समस्या बनी रहती है। और इनके जो पेशेवर प्रबंधन में भी कमी होती है। पेशेवर प्रबंधन मतलब सरकार तो इनसे जो है लाइसेंस तो दे देती है, ऋण नीति भी तय कर देती है, लेकिन जो है सरकार इनको जो है पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी में सुधार करने के लिए इन बैंकों के विकास के लिए जो है फंड प्रोवाइड नहीं करती है।
तो जो सहकारी बैंक होते हैं इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है, तो सहकारी बैंकों के हम सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो जो शहरी सहकारी बैंक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया शहरी सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो जो शहरी सहकारी बैंक होते हैं इनके प्रभावी नियमन के लिए जो है इनके प्रभावी नियमन एवं गठन के लिए जो एक उच्च स्तरीय समिति, इनका जो गठन जो होता है उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इसके आधार पर जो है संसद ने जो है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में जो संशोधन किया, इस संशोधन का उद्देश्य ये था कि सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली में जो है सुधार करने के लिए जो है आरबीआई को जो है अधिक शक्तियाँ देना। क्योंकि जो है आरबीआई के पास अगर इन बैंकों को सुधार करने के लिए अधिक शक्तियाँ आ जाती हैं तो इन बैंकों को जो है कभी भी अगर पूंजी की आवश्यकता होगी तो वो आरबीआई इनको दे सकता है। तो इसलिए जो है इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन किया गया ताकि जो है आरबीआई को अधिक शक्तियाँ दी जा सके जो कि पहले उपलब्ध नहीं थी। तो इस प्रकार एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा जो है इसमें समिति सिफारिश के द्वारा जो है इसमें संशोधन किया गया ताकि सहकारी बैंकों निश्चित रूप से शहरी सहकारी बैंकों में जो सुधार किया जा सके। तो पहला तो इनमें सुधार ये किया गया कि इनके प्रबंधन संबंधी सुधार किया गया। इन बैंकों में जो पहला तो ये प्रबंधन संबंधी सुधार किया गया। तो सहकारी बैंकों के जो है निदेशक मंडल, इनका जो एक पूरा केंद्रीय निदेशक बोर्ड के तरह जो है इनमें निदेशक मंडल होता है। तो इसमें ये सुधार किया है इनके केंद्रीय निदेशक बोर्ड में जो है कम से कम जो है 51% जो सदस्य होते हैं उनके पास जो लेखांकन, पंजीकरण, लेखांकन, अर्थशास्त्री, कानूनी आदि विषयों का जो उनके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। कम से कम 51% जो सदस्य होते हैं और तथा ऐसा न होने पर अगर उसके 51% सदस्य अर्थशास्त्री, कानूनी, लेखांकन इन सभी विषयों का अगर उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा होने पर आरबीआई जो है निदेशकों को उनके पद से हटा सकता है। तो और दूसरा सुधार ये किया गया प्रबंधन संबंधी सुधार में कि आरबीआई द्वारा प्रबंधकों की योग्यता एंड आवश्यक शर्तें निर्धारित करने का अधिकार जो है आरबीआई को दिया गया ताकि जो है किन योग्यताओं पर जो निदेशकों की नियुक्ति की जाए, उनके पास उनके लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, इसका निर्धारण आरबीआई को दे दिया गया, निर्धारण करने का अधिकार। तीसरा सुधार ये किया गया कि आरबीआई जो है ग्रामीण सहकारी जो बैंक होते हैं उनके अध्यक्ष को अयोग्य होने की स्थिति में जो है हटा सकता है अगर उस अध्यक्ष जो है योग्य नहीं होता है तो और उसके आधार पर उसके जगह पर जो नए व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो आरबीआई को दिए गए। आरबीआई जो है जनहित में जो है सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल का जो है सुपर सेशन कर सकता है। सुपर सेशन कहने का मतलब है प्रबंधन की सारी शक्तियां जो है अपने अधिकार में ले सकता है। अगर वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है निदेशक मंडल को लेकर तो आरबीआई के पास ऐसी शक्ति दे दी गई कि वो सारी शक्तियाँ सहकारी बैंक के अपने पास ले सकता है। दूसरा सुधार ये किया गया कि ऑडिट एंड वाइंड अप संबंधी सुधार किया गया। तो सहकारी बैंकों का जो है ऑडिट जो है आरबीआई द्वारा जो है बताए गए जो है ऑडिटर के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब ऑडिट मतलब इनकी साख का जो है उचित ढंग से सृजन करना। तो अतः जो यह प्रक्रिया जो है पारदर्शी तरीके से लागू होगी जो कि आरबीआई के द्वारा ही ये जो है आरबीआई के आदेशानुसार ऐसा किया जाने का प्रावधान किया गया। तो जो सहकारी बैंक होते हैं सहकारी बैंकों की वाइंड अप की जो प्रक्रिया होती है को पारदर्शी करने के लिए आरबीआई को जो विशेष अधिकार दिए गए ताकि इनके जो है प्रक्रिया में जो उचित तरीके से सुधार किया जा सके। तीसरा सुधार ये किया गया कि इनके जो है शेयर सिक्योरिटी संबंधी सुधार किया गया। सहकारी बैंकों को के जो है शेयर सिक्योरिटी जारी करने का जो अनुमति थी वो पहले नहीं थी। ये शेयर सिक्योरिटी जारी नहीं कर सकते थे जिसके कारण जो है ये बैंक जो है पूंजी की जो है समस्या से जो है जूझते रहते थे, पूंजी की समस्या से पीड़ित रहते थे। तो इस प्रकार जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके जो है सहकारी बैंकों को भी जो है शेयर सिक्योरिटी जारी करने की अनुमति दे दी गई ताकि जो है ये भी बैंक जो है अपने पूंजी से संबंधित जो है समस्या से यानी पीड़ित न रहें, उससे भी जो है ये स्वतंत्र रहें। चौथा सुधार ये किया गया है कि इनके जो है मैरेटोरियम संबंधी सुधार किया गया। तो आरबीआई जो है सहकारी बैंकों को मैरेटोरियम में रखे बिना उनके पुनर्गठन की योजना बना सकता है। और क्योंकि जो मैरेटोरियम में जो बैंकिंग गतिविधियाँ जो बाधित हो जाती हैं
तो मैरोटेरियम कहने का मेरा अर्थ है कि इनकी जो है समयावधि, इनकी जो समय अवधि होती है, उनकी जो है कार्य प्रणाली जो होती है उसमें रोक लगा दी जाती है, तो उसी को हम मैरोटेरियम कहते हैं। बैंकों की कार्यप्रणाली में रोक लगा देना मैरोटेरियम कहलाता है। तो जो बैंकों की कार्यप्रणाली में रोक लगा दी जाती है, मैरोटेरियम में रखे बिना जो है उनके पुनर्गठन की योजना बना सकता है आरबीआई। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण सुधार हैं वे सहकारी बैंकों में मुख्य रूप से शहरी सहकारी बैंकों में जो किया गया। तो शहरी सहकारी बैंकों में जो है कुछ अन्य सुधार भी किए गए, जैसे शहरी सहकारी बैंकों में पहला ये सुधार क्या है कि इन बैंकों को जो है स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से, बिना किसी के दबाव से जो है ये लघु वित्त बैंक में जो है ये परिवर्तित हो सकते हैं। लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने का अधिकार दिया गया। और दूसरा जो है आरबीआई द्वारा जो है शहरी सहकारी जो बैंक होते हैं इनकी कार्यप्रणाली के आधार पर जो है इनको 4 स्तरीय जो है संरचना में बांटा गया। 4 प्रकार के बैंकों में इनको बांटा गया। पहला ये है कि 4 प्रकारों में मतलब टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड एंड टीयर 4। तो 4 प्रकार की जो संरचना है वह शहरी सहकारी बैंकों को 4 कैटेगरियों में बांटा गया। टीयर फर्स्ट में उस प्रकार के सहकारी बैंक आएंगे जिनके पास जो 100 करोड़ रुपए तक जमा प्राप्त करने वाले जो बैंक हैं वो टीयर फर्स्ट में आएंगे। दूसरा है 100 करोड़ से 1000 तक के जमा प्राप्त करने वाले जो बैंक हैं वो टीयर सेकेंड में आएंगे। टीयर थर्ड में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक के जमा प्राप्त करने वाले जो बैंक हैं वे टीयर थर्ड में आएंगे। एंड 10,000 करोड़ से अधिक का जमा प्राप्त करने वाले जो बैंक है वो टीयर 4 में आएंगे। तो इन कैटेगरी में जो है शहरी सहकारी बैंकों को बांटा गया ताकि जो है उनकी संरचना, नियमन और उन पर जो है आरबीआई को किन बैंकों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, इस प्रकार जो है इसीलिए उनको कैटेगराइज किया गया ताकि उनके जो है विकास पर अधिक अच्छे ढंग से जो है ध्यान दिया जा सके। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड को जैसे मैंने बताया था कृषि विकास में जो कृषि क्षेत्र का विकास करने में कृषि क्षेत्र का विकास जो है नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो विभिन्न वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से जो है साख सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। तो इस प्रकार जितने भी वित्तीय संस्था होती हैं, वित्तीय संस्था मेरा कहने का अर्थ है बैंक, वित्तीय संस्था बैंक को ही कहते हैं। तो जो बैंक होते हैं उन बैंकों के माध्यम से जो है साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो है ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। और ये भारत सरकार एवं आरबीआई की सहायता से जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो है विकास बैंकिंग का कार्य करता है। तो मैंने बताया था विकास बैंक जैसा मैंने बताया कि विकास बैंक का यही उद्देश्य होता है कि किसी एक क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र के जो है विकास पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये वही बैंक है, विकास बैंक नाबार्ड है। तो नाबार्ड द्वारा जो है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के माध्यम से जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को जो है वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। मतलब एक तरह से नाबार्ड जो लीड बैंक की भूमिका निभाता है ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों में। तो जो वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये सभी वित्तीय संस्थाएं हैं। तो इन्हीं सभी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जो नाबार्ड है कृषि एवं ग्रामीण विकास की जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास का विकास करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। तो जो भुगतान बैंक होते हैं संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने तथा वंचित वर्ग को जो है आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है इनकी स्थापना की जाती है। जो है
जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं वो उनको आर्थिक विकास की जो धारा होती है उनमें लाने के लिए ही भुगतान बैंकों को शुरू किया गया। और यह जो है ग्राहकों को निम्नलिखित प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करती हैं भुगतान बैंक। तो ये जो भुगतान बैंक होते, पेमेंट बैंक होते हैं, ये लघु बचत खाते की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मतलब हम छोटे ही मात्रा में जो ग्राहक होते हैं वे उनके पास अगर कम पैसे भी है तो वे लघु बचत खाते भी रख सकते हैं। तथा जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, प्रवासी श्रमिकों तथा निम्न वर्ग आय वाले व्यक्तियों को जिनकी आय क्षमता जो है कम है, तो इन व्यक्तियों को तथा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को जो है धन स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं वो जो है भुगतान बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मुख्य रूप से जो पेमेंट बैंक होते हैं इनको प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया। प्रवासी श्रमिक जो कि शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी जो भुगतान बैंक होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो भुगतान बैंक जो होते हैं यह जो है मांग जमा स्वीकार कर सकता है तथा प्रारंभ में जो है यह प्रति व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए तक के जो है बैलेंस रख सकते हैं भुगतान बैंक। तो ये जो मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। मांग जमा मतलब डिमांड डिपॉजिट। जब भी ग्राहक चाहें तो वो पैसे अपना बैंक से ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये मांग जमा को स्वीकार कर सकते हैं। और यह जो डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, इसे जो है ऋण देने की अनुमति नहीं होती है बैंकों को। केवल ये जो है मांग जमा ही स्वीकार कर सकते हैं, ये ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो है ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मतलब कि ऋण देना ही होता है। क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है ग्राहक ऋण ही लेते हैं एक तरह से बैंकों से। तो इस प्रकार जो है ये भुगतान बैंक जो होता है क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। भुगतान बैंकों को जो है RBI के नियमानुसार जो है कैश रिजर्व रेशियो रखना होता है। कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि अपने NDTL यानी अपने रिजर्व का कुछ हिस्सा जो है RBI के पास जो है रखना होता है। मैंने बताया था SLR एंड CRR, तो वही है। SLR एंड CRR का जो पालन है वो भुगतान बैंक को भी करना होता है। तो इस प्रकार जो भुगतान बैंक है यह लघु वित्त बैंक की सुविधा उपलब्ध कराता है, क्योंकि इसमें जो है ग्राहक होते हैं वे अपने पैसे जमा कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ये जो है भुगतान बैंक ग्राहकों को ऋण की सुविधा नहीं दे सकता है। तो ये जो इसे जो है अपने निवल देवताओं का न्यूनतम 75% जो होता है वो 75% हिस्सा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों में जो है निवेश करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार भुगतान बैंक जो है अपने रिजर्व का 75% जो हिस्सा होता है वो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो लघु वित्त बैंक है, तो जो लघु वित्त बैंक है RBI द्वारा जो है निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है इसकी स्थापना किया गया या फिर इसको लाइसेंस दिया गया लघु वित्त बैंक को। तो RBI का एक निश्चित उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से जो है इस बैंक को जो है यानी लघु वित्त बैंक की स्थापना करने का सोचा गया एंड इसको लाइसेंस दिया गया। तो इसका पहला तो उद्देश्य ये था कि बचत माध्यमों का प्रावधान करना, बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, क्योंकि बैंकों के पास बचत रहेगा तभी तो वो जो है ग्राहकों का विकास कर सकेंगे। अगर उनके पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो वो ग्राहकों को कैसे ऋण देंगे या फिर कैसे वे जो है एक निश्चित क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए लघु वित्त बैंक की स्थापना किया गया। दूसरा यह है छोटी इकाई, सीमांत एवं लघु किसानों, सूक्ष्म उद्योगों एवं जो है असंगठित क्षेत्र की जो है समस्याओं को, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है कम लागत में जो है ऋण उपलब्ध कराना है। तो इस जो है कम लागत में इन सभी कैटेगरी के संस्थाओं को जो है ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है लघु वित्त बैंक की जो है स्थापना किया गया।
और लघु वित्त बैंक जो है वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने में जो एक सहायक की भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जो है एक निश्चित क्षेत्र का विकास करता है, ऐसे क्षेत्रों का विकास करता है जो कि वंचित हैं, जो कि आर्थिक विकास की धारा से वंचित हैं, जो कि सूक्ष्म उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार जो एक निश्चित क्षेत्र को विकास करके जो है ये जो लघु वित्त बैंक ये वित्तीय समावेशन में सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो लघु वित्त बैंक की गतिविधियाँ क्या होती हैं? तो लघु वित्त बैंक की गतिविधियाँ, पहली गतिविधि ये है कि ये बैंक जो है ग्राहकों में जमा स्वीकार करने तथा उनको जो है ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तो पहला तो ये होता है, ये जमा भी स्वीकार कर सकते हैं और ग्राहकों को ऋण भी दे सकते हैं। और दूसरा ये होता है, इनके द्वारा दी जाने वाली जो गतिविधियाँ होती हैं, इनके द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं, उनमें जो है वंचित वर्गों को जो है अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार वंचित वर्गों को अधिक प्राथमिकता देकर ये वित्तीय समावेशन बढ़ाता है। और इसकी तीसरी गतिविधि ये है कि इन्हें जो है CRR और SLR के नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि ये जो है एक बैंकिंग की तरह ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये बैंकिंग के कार्य करते हैं, इसीलिए इनको जो है कैश रिजर्व रेशियो एंड जो स्टेटरी जो है लिक्विडिटी रेशियो को जो है इनका जो है पालन करना होता है। SLR एंड CRR का जो है पालन करना होता है। तो इन बैंकों का जो है अपने निवल देवताओं एंड निवल ऋण एवं न्यूनतम जो है निवल ऋणों का निवल देवताओं का जो न्यूनतम 75% जो हिस्सा होता है वो प्राथमिक क्षेत्र को उधार देने के लिए जो है उधार देना अनिवार्य होता है। तो इन बैंकों के लिए बाध्यता होती है कि जो अपने रिजर्व का, अपने साख सृजन का 75% जो हिस्सा है वो जो है वो जो 75% हिस्सा जो है ग्राहकों को ऋण देंगे। 75% हिस्सा का ग्राहकों को ऋण देने का कार्य करेंगे। मुख्य रूप से उन ग्राहकों को जो कि वंचित वर्ग हैं, प्राथमिक क्षेत्र में जो है ऋण देने का कार्य करेंगे। और ऋण का जो है 50% जो हिस्सा है 25 लाख रुपए तक के ऋणों का ही होना चाहिए। तो ये जो है मुख्य रूप से ये जो लघु वित्त बैंक होते हैं जो है अपने ऋण का जो है 25 लाख रुपए तक के ही ऋण जो है ये ग्राहकों को दे सकते हैं। तो जो मैंने बताया था पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक, जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए था, तो पेमेंट बैंक में ही सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया है इसको। उसके आगे जो है इंडिया पोस्ट को जोड़ दिया। तो इस प्रकार ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बन गया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो कि पेमेंट बैंक से ही ये जो है बदल कर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बन गया। क्योंकि मैंने बताया था कि पेमेंट बैंक मुख्य रूप से ये जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था पेमेंट बैंक की सुविधा, लेकिन इसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका हिंदी नाम है भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो RBI ने भारतीय डाक को जो है भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया। तो भारतीय यानी इंडिया पोस्ट को जो है RBI ने बैंकिंग का लाइसेंस दिया। तो जो कि 100% जो है सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है। ये पूरी तरह से सरकार के जो है स्वामित्व पर निर्भर है, समाजवादी है, और जिसका उद्देश्य जो है देश के अंतिम व्यक्ति तक जो है बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अंतिम व्यक्ति कहने का अर्थ है वो व्यक्ति जो कि जिसको बैंक के बारे में जो कुछ अता पता ही नहीं है, कि कुछ देश में मान लो कुछ बैंक की सुविधा भी होती है, बैंकों से ऋण भी मिलता है, बैंकों में पैसे भी जमा होते हैं। तो इस कैटेगरी में जो व्यक्ति होती हैं, मतलब अंतिम व्यक्ति, जिनके पास जिनको जो बैंक के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो इन बैंकों को इन व्यक्तियों को जो बैंकिंग के बारे में नॉलेज देना एंड इनको सुविधा उपलब्ध कराना। तो भारतीय डाक का जो विशाल एक नेटवर्क तथा नागरिकों का जो है इस संस्था पर जो भरोसा भारतीय डाक भुगतान बैंक को जो अधिक सशक्त बना देता है। जो कि भारतीय डाक जो बैंक होते हैं ये हर गांव में मौजूद होते हैं, जिससे कि उस गांव के जो है अंतिम व्यक्ति भी जो है इस इंडिया पोस्ट बैंक के बारे में जो है जानकारी हो जाती है उसको, और इस प्रकार जो है वो इस पर भरोसा कर लेता है। भरोसा करने की वजह से ये नागरिकों की जो एक भरोसेमंद संस्था बन जाती है। इसीलिए जो है
ये जो इसके माध्यम से जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे जो है ग्राहक इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर जो है एक विश्वास की नज़र से देखते हैं। तो पहला इसकी सुविधा ये होती है कि ये जो मूलभूत बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है, जो कि सभी बैंक प्रदान करते हैं। तो और ये जो है घरेलू स्तर पर धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। और तीसरा ये है कि ये तीसरे पक्ष के द्वारा जो है समय जमा एवं जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ये जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। और तो ये जो बैंक होते हैं ये सभी गांव में उपलब्ध होते हैं और सभी ग्राहकों को जो है एक निश्चित इनके लिए जो है एक निश्चित समय रेखा निर्धारित किया जाता है, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसके आधार पर जो है ये ग्राहकों को ऋण देते हैं। और इनके पास कुछ चुनौतियां होती हैं इन बैंकों की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकों की चुनौतियां भी होती हैं। पहला ये है कि ये जो है आधुनिक आधारभूत जो संरचना होती है उसका अभाव होता है। तो इन बैंकों में आधुनिक आधारभूत संरचना का अभाव होता है और ये जो है प्रशिक्षित कर्मचारियों के जो है संख्या का भी अभाव होता है। तो इनमें जो है कोई आधुनिक जैसे कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाता है और यह इनमें जो है पूर्ण रूप से शिक्षित अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद नहीं होते हैं इन बैंकों में। तीसरी चुनौती ये होती है कि जो पूंजी के अभाव के कारण जो है इनमें जो है पूंजी का अभाव होता है, क्योंकि इनको जो है पूंजी नहीं मिल पाती पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए जो निजी क्षेत्रों से जो कठोर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी मौजूद नहीं होती है, जिससे कि ये ग्राहकों को अधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो इसीलिए इनके पास जो है अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें सुधार करने की भी ज़रूरत है। तो इस प्रकार हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में देखा, जो कि हम ये जो बैंक होते हैं जीरो बैलेंस पे खुलते हैं। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे तो हर नागरिक का जो है खाता होता है। तो पहला है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन, तो वित्तीय समावेशन जो है इसका आशय ये है कि देश के वंचित वर्ग को जो है जो वित्तीय व्यवस्था होती है, जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था होती है हमारे देश के वंचित वर्ग को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो कि एकदम वंचित है और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी सुविधाओं का नामो निशान नहीं है। तो अर्थात जो है जो वित्तीय समावेशन है समाज के वंचित वर्ग को जो मुख्य धारा से जोड़ने का जो है कार्य करती है, जो कि आर्थिक विकास की मुख्य धारा होती है। तो इससे जोड़ने का कार्य जो है वित्तीय समावेशन के द्वारा किया जाता है और यह संसाधनों की गतिशीलता के लिए तथा इसके अंतर्गत ग्राहकों को संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है सुविधा होती है। और वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जो है वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सरकार द्वारा जो है ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वित्तीय समावेशन मतलब संपूर्ण जो है वित्तीय व्यवस्था का विकास करना होता है। तो पहला ये है कि इससे जो है बचत करने की जो प्रवृत्ति होती है, बचत करने के लिए जो है आसान बैंक खाते की उपलब्धता होती है। तो वित्तीय समावेशन के जरिए बचत प्रवृत्ति के लिए इसमें जो है आसान बैंक खाते होते हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से जो है बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ सकता है। और वित्तीय समावेशन में जो है ये दूसरी सुविधा ये होती है कि इनके अंतर्गत जो है सस्ती दर पर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को जो है ऋण की सुविधा दी जाती है। तो मतलब बहुत कम ब्याज दरों पर, जैसे कोई व्यक्ति एकदम वंचित है, बहुत गरीब है,
जो कि जिसको पूंजी की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है, तो उनको जो है वित्तीय समावेशन के जरिए उन व्यक्तियों को जो है बहुत कम ब्याज दरों पर जो है ऋण दिया जाता है, ऋण की सुविधा दी जाती है। और तीसरा ये होता है कि समाज के वंचित वर्ग को, समाज का ऐसा वर्ग जो कि इन चीज़ों से, बैंकिंग प्रक्रिया से एकदम जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसके पास बैंक खाते भी नहीं होते हैं, तो इस प्रकार वंचित वर्ग को जो मूलभूत वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि बीमा, पेंशन की सुविधा आदि उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं वो जो है वंचित वर्ग को उपलब्ध कराने का उद्देश्य जो है वित्तीय समावेशन के द्वारा होता है। क्योंकि अभी भी हमारा जो समाज है, हमारे समाज में अभी भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अभी तक बैंक खाता भी नहीं होगा, क्योंकि उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि बैंक खाता खुलवाने से उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। तो इन्हीं सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, ऐसे वंचित वर्ग को जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको जो है इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो यह जो है यह बहुत अधिक अमान्य है कि वित्तीय समावेशन के बिना जो है समावेशी जो विकास होता है, जो कि सामूहिक विकास होता है, समावेशी विकास कहने का अर्थ है समाज के सभी वर्ग, चाहे वह धनी वर्ग हो, चाहे वह गरीब वर्ग हो, चाहे कितना भी वो पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों न हो, जब तक जो है वित्तीय समावेशन नहीं किया जाएगा तब तक समाज का समावेशी विकास नहीं किया जाएगा, समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि जो है प्रचलित जो वित्तीय व्यवस्था होती है, तो जैसा कि मैंने बताया, जो वित्तीय समावेशन है, जब तक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक जो सामूहिक विकास नहीं किया जा सकेगा वंचित वर्ग का। तो इस प्रकार जो विकास की प्रक्रिया को जो है लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। जब तक वित्तीय समावेशन नहीं किया जाएगा तब तक जो है लोगों सामूहिक विकास नहीं किया जाएगा, जिससे जो है विकास की प्रक्रिया को लाभ नहीं पहुँचाया जा सकेगा। तो इस प्रकार जो वित्तीय समावेशन जो है अर्थव्यवस्था के वितरण प्रणाली का जो महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, अर्थव्यवस्था के वितरण प्रणाली का जो महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है वित्तीय समावेशन। तो इसीलिए जो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जो निम्नलिखित वर्गों को लक्षित किया जाता है, निम्नलिखित वर्गों को लक्ष्य किया जाता है कि इन वर्गों को ही जो है वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन वर्गों का विकास करके जो है वित्तीय समावेशन करके सामूहिक विकास किया जा सकेगा। तो पहला है सीमांत एवं भूमिहीन किसान, सीमांत एवं भूमिहीन किसान। दूसरा प्रवासी श्रमिक आ जाता है, एंड समाज का कमज़ोर वर्ग एंड निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति। तो इन 4 कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको जो है लक्ष्य किया जाता है, इनको लक्षित किया जाता है कि इस कैटेगरी के अगर लोगों का विकास हो गया तो मानो सामूहिक विकास हो गया। तो वित्तीय समावेशन जो है, वित्तीय समावेशन के निम्नलिखित संस्थाओं की भूमिका हो सकती है, जैसे बैंकिंग संस्थाएं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में जो है बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका हो सकती है। बैंकिंग संस्थाओं में आ जाएगा वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक साथी। तो इस प्रकार के जो बैंक होते हैं, वित्तीय बैंकिंग संस्था जो होती हैं, बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा है बीमा कंपनियां। बीमा कंपनियां भी जो वित्तीय समावेशन में जो है योगदान दे सकती हैं। एंड एनबीएफसी के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगी। तो ये जो संस्थाएं होती हैं इनके जरिए जो है बैंकिंग में जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जो वित्तीय समावेशन है, अब हम इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे। इसका लाभ किस प्रकार के किन लोगों को जो है इसका लाभ मिल सकता है या मिलता है। तो इसका जो पहला लाभ है ग्राहकों को मिलता है, ग्राहकों को लाभ। तो ग्राहकों को लाभ जो होता है, पहला है उनके बचत प्रवृत्ति में जो है सुधार होता है, उनमें बचत प्रवृत्ति की जो भावना होती है उनमें अधिक जो है वृद्धि देखने को मिलता है। एंड जो ब्याज के माध्यम से उनके आय में वृद्धि की जाती है। तो ब्याज के माध्यम से मतलब अगर
कोई ग्राहक बैंकों में अपने पैसे रखता है, अपने बचत को बैंकों में सेव करता है, तो बैंक उनको जो है हर साल जो है ब्याज उपलब्ध कराते हैं, ब्याज के रूप में उनको आय देते हैं। तो इस प्रकार जो है उनको ये एक दूसरा लाभ होता है। तीसरा लाभ ये होता है उनमें जो है जमा, ऋण, बीमा, इन प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो बैंकों से उनको प्राप्त होती है। मूलभूत सुविधाएं जो है उनको प्राप्त होती है, उनको ये लाभ होता है कि उनको ऋण की सुविधा प्राप्त होती है, वो बैंकों में अपने जमा स्वीकार कर पाते हैं। एंड जो है जो बीमा की सुविधा होती है वो जो है उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं वो बैंकों को मिलता है, ग्राहकों को मिलता है। दूसरा जो वित्तीय संस्थाओं को लाभ, वित्तीय संस्थाओं का लाभ ये होता है कि उनके जो साख सृजन की जो क्षमता होती है, उनके साख सृजन की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा ये होता है उनके जो है व्यापार में जो है व्यापार करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा ये होता है उनके लाभ में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं में भी जो है लाभ देखने को मिलता है वित्तीय समावेशन के जरिए। और तीसरा लाभ तो इसका तीसरा लाभ जो अर्थव्यवस्था या फिर अर्थव्यवस्था कह लो या फिर सरकार कह लो, तो सरकार को जो है लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। सरकार को तो वित्तीय समावेशन से जो है सरकार को पहला लाभ ये होता है कि इससे जो है वित्तीय समावेशन से संसाधनों की गतिशीलता में सुधार होती है। तो वित्तीय समावेशन जो है संसाधनों की गतिशीलता में जो है सुधार देखने को मिलती है। एंड जो है इससे जो है बचत की दर एंड जो है निवेश दर में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इससे जो है सरकार का जो है जो बैलेंस होता है, उसके जो पैसे होते हैं उसमें बचत देखने को मिलती है एंड निवेश में भी वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा इसका जो सरकार को ये लाभ होता है कि उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में जो है सरकार जो बचत प्रवृत्ति के माध्यम से अधिक से अधिक उत्पादन कर पाता है। तो अधिक उत्पादन करने से लोगों को अधिक रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार जो है सरकार को ये लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। तीसरा और नेक्स्ट लाभ ये होता है कि इससे जो है कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं उसका लाभ जो है वास्तविक जो लाभार्थी होता है उसके तक पहुंचा पाता है सरकार। जिस उद्देश्य से सरकार जो है कल्याणकारी योजनाएं लाता है कि इस वर्ग के लोग को जो है इसका लाभ मिले, तो इस प्रकार जो है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है उसका वास्तविक जो लाभ होता है वो लाभार्थियों को मिल पाता है। नेक्स्ट जो होता है वितरण प्रणाली में पारदर्शिता। जो वितरण प्रणाली होती है, जो संसाधनों का वितरण होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि संसाधनों के वितरण एंड अभाव की दो प्रकार की समस्याएं अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार जो वितरण प्रणाली जो होती है, संसाधनों का जो वितरण होता है समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का, तो वितरण जो प्रणाली होती है उसमें पारदर्शिता देखने को मिलती है। सरकार अधिक पारदर्शी ढंग से वित्तीय समावेशन के माध्यम से सरकार अधिक पारदर्शी ढंग से संसाधनों का वितरण समाज के हर वर्ग तक पहुंचा पाता है और इसका जो है अनावश्यक खर्च में कटौती देखने को मिलती है। अगर वित्तीय समावेशन का लाभ ये होता है सरकार को कि जो सरकार अनावश्यक रूप से खर्च करती है जो कि सही नहीं है, तो जो अनावश्यक खर्च होता है सरकार का उसमें जो है कमी देखने को मिलती है। तो वित्तीय समावेशन के और इसका जो लाभ होता है, चौथा इसका जो लाभ होता है वो वित्तीय व्यवस्था को होता है। जो हमारे पूरी वित्तीय व्यवस्था होती है जिसमें हम समाज के हर वंचित वर्ग को जोड़ने का कार्य करता है सरकार, तो जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसको पहला लाभ ये होता है कि असंगठित वित्तीय बाजार का संकुचन होता है। जैसा कि मैंने बताया था, असंगठित जो क्षेत्र होता है, असंगठित क्षेत्र में कोई नियम प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें जो एक मौखिक आधार पर जो है ऋण का निर्धारण कर लिया जाता है, ब्याज दर का निर्धारण कर लिया जाता है। तो असंगठित व्यवस्था में जो सेठ और साहूकार आ जाते हैं, जो कि हमारी पहले की जो अर्थव्यवस्था थी असंगठित बाजार पर ज़्यादा केंद्रित थी। लोग असंगठित क्षेत्र से ऋण लेते थे एंड जो है असंगठित क्षेत्र में जो है जमा अपना जो है जो रिजर्व होता है उसको रखते थे। तो इस प्रकार जो इससे असंगठित बाजार का जो है संकुचन होता है और असंगठित बाजार का जो है संकुचन होता है एंड जो है इसे जो है मतलब वित्तीय व्यवस्था को ये लाभ होता है कि इससे जो है संगठित बाजार जो है अधिक उभर कर सामने आता है और असंगठित बाजार का जो संकुचन होता है और इससे जो है
संगठित मुद्रा बाजार, संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से जो है सरकार सस्ती ब्याज दर पर जो है ऋण उपलब्ध कराती है। तो संगठित मुद्रा बाजार में से जैसा मैंने बताया था कि संगठित मुद्रा बाजार में एक निश्चित नियम प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो है ग्राहकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसे कि हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है संगठित बाजार है, तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था यानी संगठित बाजार के माध्यम से सरकार जो है लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर जो है ऋण उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार वित्तीय समावेशन से जो हमें जो है कई 4 प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। एक तो ग्राहकों को लाभ, दूसरा इससे जो है वित्तीय संस्थाओं को लाभ, सरकार को लाभ होता है, वित्तीय व्यवस्था को भी लाभ होता है। तो अगर वित्तीय समावेशन अगर सही ढंग से हो जाए तो हमारा पूरी हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो पाएगा। एक समावेशी ढंग से जो हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो पाएगी। तो वित्तीय समावेशन का मापन कैसे होता है? तो वित्तीय समावेशन को मापने के लिए जो है वित्तीय व्यवस्था में जो है जो वंचित वर्ग होते हैं, वंचित वर्ग कहने का अर्थ जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो वित्तीय व्यवस्था के में जो वंचित वर्ग होते हैं, वंचित वर्गों की भूमिका को जो है मापा जाता है। एंड जो है अर्थात यदि वंचित वर्गों की वित्तीय व्यवस्था में भूमिका बढ़ती है तो इसे जो वित्तीय समावेशन का विस्तार कहा जाता है। तो जब वंचित वर्ग विकसित होता है तो वित्तीय समावेशन विकसित होता है। तो जो वंचित वर्ग जो वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है, जब उसके पास बैंक अकाउंट हो जाता है, जब वो वित्तीय व्यवस्था से जुड़ जाता है तो हम मान जाएंगे कि हाँ वंचित वर्ग का भी विकास हो रहा है, यानी वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है, वित्तीय समावेशन का विस्तार कहा जाएगा। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की भी शुरुआत की है, जो कि वित्तीय समावेशन का जो है मापन करेगा। वित्तीय समावेशन सूचकांक में जो ये निर्धारित किया जाएगा कि कितने वंचित वर्ग जो समाज की वित्तीय व्यवस्था से जुड़े। तो इस प्रकार वित्तीय समावेशन की चुनौतियां क्या हैं? तो वित्तीय समावेशन की जो चुनौतियां हैं वो पहला ये है कि इसमें जो है अत्यधिक जनसंख्या, वित्तीय समावेशन में जो है अत्यधिक जनसंख्या का विकास करना हो जाता है, अत्यधिक जनसंख्या हो जाती है और वित्तीय साक्षरता का अभाव हो जाता है। वित्तीय साक्षरता नहीं होती है लोगों को, और वित्तीय समावेशन की जो है जटिल प्रक्रिया हो जाती है। क्योंकि वित्तीय समावेशन कहना तो आसान है लेकिन ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम कैसे पता लगा पाएंगे कि समाज का कौन सा वर्ग वंचित है वित्तीय व्यवस्था से? तो ये बहुत जटिल हो जाता है, समाज के वंचित वर्गों को ढूंढ कर जो उनका विकास करना। एंड जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधारभूत संरचना का अभाव, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास संरचना का अभाव होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना का अभाव, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधारभूत संरचना का अभाव भी जो है एक प्रकार की चुनौती देखने को मिलती है। तो ये जो वित्तीय समावेशन में चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वैसी आधारभूत संरचना मौजूद नहीं होती जिससे कि वो वित्तीय व्यवस्था से जुड़ सकें। वित्तीय समावेशन के लिए जो है कई प्रयास भी किए गए, जैसे कि पहला किया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया ताकि जो है समाज के हर ऐसे लोग को जो है लोगों के पास बैंकिंग हो, बैंक की सुविधा हो, हर समाज के हर वर्ग जो बैंक खाते खोलें। तो इस प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया जिससे कि लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जा सके एंड वित्तीय व्यवस्था से जोड़कर उन वित्तीय समावेशन का विकास किया जा सके। दूसरा है आरबीआई द्वारा जो है नए बैंकों को लाइसेंस दिया गया, जिससे कि अधिक बैंकों को लाइसेंस दिया जाएगा तो अधिक बैंक जो है लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। एंड जो वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय शिक्षा नीति में विस्तार किया गया। तो वित्तीय साक्षरता एंड वित्तीय शिक्षा नीति का विस्तार किया गया, जिससे कि वित्तीय समावेशन में जो है सुधार करने का प्रयास किया गया। एंड नेक्स्ट जो है मैंने बताया कि वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी जो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में जो वित्तीय आधारभूत संरचना का अभाव के कारण जो है वित्तीय संरचना के आधारभूत संरचना के अभाव के कारण जो है समय पर पर्याप्त मात्रा में जो साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण जो है केवल क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। मतलब
उन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो कि इससे वंचित हैं। तो इस प्रकार जो आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। इस समस्या के समाधान के लिए आरबीआई द्वारा जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो है अपने ऋण का जो है न्यूनतम 40% हिस्सा जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक हर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को जो है अपने ऋण का जो इस प्रकार जो है समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने 40% हिस्सा जो है प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य कर दिया गया। तो आरआरबी यानी आरआरबी मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एंड जो लघु वित्त बैंक के लिए जो है यह मात्रा जो न्यूनतम 75% रखी गई। लघु वित्त बैंक एंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मात्रा 75% रखी गई कि ये बैंक जो अपने 75% हिस्सा जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में देंगे। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जो निम्न समूहों को शामिल किया गया। पहला है कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया, जो है सीमांत एवं लघु किसान को शामिल किया गया, सूक्ष्म उद्यमों को शामिल किया गया, समाज का कमजोर वर्गों को शामिल किया गया, शिक्षा ऋण को, आवासीय ऋण को, नवीनीकृत ऊर्जा को, उद्यमशीलता को। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है इन सभी क्षेत्रों को जो है ऋण देना ही प्राथमिकता क्षेत्र उधारी कहलाता है। इन सभी क्षेत्रों को जो है ऋण देना अनिवार्य कर दिया गया है जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 40% एंड जो लघु वित्त बैंक एंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 75%। तो उपरोक्त व्यवस्था के कारण जो है बैंक अपने जो है मूलभूत वाणिज्यिक उद्देश्य की जो है प्राप्ति जो है नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए जो आरबीआई ने जो इस संदर्भ में जो एक नई व्यवस्था प्रारंभ की जिसे हम जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो इसी क्योंकि जो ये मात्रा निर्धारित की गई थी इस पर जो है वाणिज्यिक बैंक अपना वाणिज्यिक उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट वे बैंक जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का जो है लक्ष्य पूरा नहीं किया है, यानी जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनका 40% अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया है, तो इस प्रमाण पत्र को खरीद कर अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। तथा जिन बैंकों ने लक्ष्य को अधिक और अगर कोई बैंक 40% लक्ष्य है, 40% लक्ष्य से अधिक जो है प्राथमिकता क्षेत्र में उधारी दे दिया है, तो वो जो है इस प्रकार का जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो जारी कर सकता है। तो जब जो वो सर्टिफिकेट जारी करेगा, यानी कि अगर कोई बैंक अगर 40% का जो लक्ष्य रखा गया है, मान लो वो 50% का लक्ष्य पूरा कर लिया, तो वो जो 10% अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में 10% अधिक उधार दिया है, तो वो जो है 10% का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। तो वो 10% का जो सर्टिफिकेट है, अगर कोई बैंक नहीं पूरा किया है तो वो सर्टिफिकेट मात्र खरीद लेगा, तो वो जो उसका प्राथमिकता क्षेत्र में उधारी देने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। इस प्रकार का जो खरीद बिक्री का जो नियमन होता है, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट का जो है प्रमाण पत्र खरीदने की जो बिक्री का नियमन होता है आरबीआई द्वारा किया जाता है। और ये प्रमाण पत्र जो है निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है PSLC कृषि, सीमांत किसान, सूक्ष्म उद्यम एवं सामान्य। तो ये 4 प्रकार के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो जारी होते हैं, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर सर्टिफिकेट। तो मैंने बताया था जैसे एक वित्तीय संस्था एनबीएफसी के मैंने बताया था कि एनबीएफसी आगे पढ़ाऊंगी। एनबीएफसी एक वित्तीय संस्था है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये जो है एक वित्तीय संस्था है, कंपनी है एनबीएफसी। तो वे कंपनियां जो सामान्यतः जो है बैंकिंग कार्य नहीं करती हैं, परंतु ग्राहकों को जो है वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती हैं, एनबीएफसी कहलाती हैं। तो ये बैंकिंग कार्य तो नहीं करती हैं लेकिन बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो एक तरह से ये शैडो बैंकिंग की तरह कार्य करती हैं। जैसे मैंने शैडो बैंकिंग का डेफिनेशन बताया था, शैडो बैंकिंग के बारे में बताया था मैंने। तो आरबीआई के अनुसार जो एनबीएफसी वह कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य करती है, तथा यह जो है ऋण, बीमा, व्यापार, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, फंड, चिट फंड आदि कार्यों में जो है संलग्न होती हैं एनबीएफसी। और इसमें जो है वे कंपनियां शामिल होती हैं जिनका मुख्य जो व्यापार होता है वह कृषि क्षेत्र, उद्योग
एंड वस्तुओं के क्रय विक्रय में जो है अधिक वस्तुओं के क्रय विक्रय से जो है संबंधित होता है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कृषि उद्योग एंड वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित जो है इनका उद्देश्य होता है। तो इनमें जो है इसी जो है एनबीएफसी में इसी प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वो शामिल होती हैं। एंड सामान्यतः एनबीएफसी का जो नियमन होता है आरबीआई द्वारा किया जाता है, यद्यपि इसमें क्षेत्रीय जो नियामक यानी कंपनी क्षेत्रीय नियामकों के जो दिशा निर्देशों भी लागू होते हैं। तो इस प्रकार क्षेत्रीय नियामकों के जो दिशा निर्देश होता है वो एनबीएफसी में लागू होता है। एंड एनबीएफसी जो है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेकर वंचित वर्ग जो होते हैं, समाज के वंचित वर्गों तक जो है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो ये जो है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती हैं एंड जो है वंचित वर्ग को जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो इस प्रकार ये जो है एक माइक्रो फाइनेंस में सहायक की भूमिका निभाती हैं। तो ये जो है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती हैं एंड समाज के वंचित वर्गों को जो है सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो ये एक प्रकार की जो वित्तीय कंपनी होती है। तो एनबीएफसी की भूमिका ये होती है कि ये जो मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती है और यह जो चेक जारी नहीं कर सकती है। एनबीएफसी जमा बीमा योजना एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है एनबीएफसी सिर्फ ऋण देने का कार्य करती है। एनबीएफसी केवल जो है वित्तीय समावेशन में सहायक की भूमिका निभाती है एंड जो है सहायक की भूमिका निभाती है, बल्कि यह जो है एक शैडो बैंकिंग के माध्यम से जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों वैसा ग्रामीण क्षेत्र जो कि वित्तीय विकास की व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, उसके साथ सुविधाएं उपलब्ध कराने में जो है ये सहयोग की भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार जो है जो शैडो बैंकिंग, मैंने पहले बताया था कि एनबीएफसी जो है एक शैडो बैंकिंग की तरह कार्य करती है। तो ये शैडो बैंकिंग के माध्यम से जो है समाज के वंचित वर्गों का तक जो है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर जो है समाज का जो है उपलब्ध कराकर जो वित्तीय समावेशन में को बढ़ावा देती है। तो एनबीएफसी दो प्रकार की होती है, एक तो एनबीएफसी डिपॉजिट होता है, दूसरा एनबीएफसी जो है नॉन डिपॉजिट होता है। तो एनबीएफसी P2P क्या है? तो एनबीएफसी P2P जो है वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से जो है ऋण ले सकता है। एक प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐप होता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति से ऋण ले सकता है ऑनलाइन, और इसी को हम P2P कहते हैं। P2P कहलाती है और यह जो है असुरक्षित प्रकार का ऋण होता है। P2P जो है क्राउड फंडिंग का माध्यम होता है और इसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों की जो भूमिका होती है इसमें अधिक हो जाती है, क्योंकि जो है इसमें जो है ऑनलाइन जो एक ग्राहक जो है किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति से जो ऑनलाइन ऋण ले सकता है। तो इसीलिए जो है इसको हम P2P कहते हैं। P2P के माध्यम से तो एनबीएफसी P2P क्या होता है? एनबीएफसी P2P की इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो जो एनबीएफसी P2P जो भी इसकी विशेषताएं होती हैं, ये ऋण का जो दर होता है, ऋण देने का जो दर होता है, ऋण पर अदा की जाने वाली जो ब्याज दर होती है, इसका निर्धारण जो है ऋणी एवं जो है ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है कि ऋण देने का जो है ब्याज दर क्या निर्धारित किया जाएगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ऋणी जो होता है ऋणदाता से शुल्क वसूलता है। जो ऋण देने वाला होता है, जो ऋणी होता है ऋणदाता से शुल्क वसूलता है। एंड जो है एनबीएफसी जो P2P जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकता है, सिर्फ ऋण दे सकता है। एंड यह संस्था जो होता है ऋणदाता को जो ऋण वसूलने संबंधी गारंटी प्रदान नहीं कर सकता है कि वो जो है अगर कोई व्यक्ति ऋण ले लिया तो वो ऋण नहीं देगा, तो वो जो ऋण देने वाला है वो जो है ऋण ले सकता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार धन का स्थानांतरण बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। धन का स्थानांतरण जो है बैंकिंग की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा ही किया जाएगा। एंड जो ऋण की अधिकतम अवधि जो है 36 महीने की हो सकती है। 36 महीने की जो है ऋण की अवधि हो सकती है, 36 महीने की। एंड जो किसी एक ऋणदाता के द्वारा विभिन्न ऋणियों को जो है कुल 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। कोई एक ऋण देने वाला है तो वो विभिन्न प्रकार के लोगों को ऋण जो है 50 लाख तक का ऋण दे सकता है। एंड जो किसी एक ऋणी द्वारा जो है विभिन्न ऋणदाताओं से
अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। मतलब ऋण लेने वाला जो व्यक्ति है वो 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण ले सकता है और ऋण देने वाला 50 लाख तक का ऋण दे सकता है। कोई एक ऋणी किसी एक ऋणदाता से अधिकतम 50,000 तक का ऋण भी ले सकता है, 50,000 तक का ऋण दे सकता है। तो इस प्रकार जो है NBFC P2P की जो विशेषताएँ होती हैं, जिसमें जो है तरह तरह की जो है नियम होते हैं, तरह तरह के इसमें बाध्यताएँ होती हैं। तो इस प्रकार जो है NBFC P2P जो इन विशेषताओं के आधार पर कार्य करता है। NBFC अकाउंट रिग्रेगेटर। तो NBFC अकाउंट रिग्रेगेटर क्या है? रिग्रेटर क्या है? तो ये जो है यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय संस्था से सुरक्षित एवं डिजिटल तरीके से ऋण की आवश्यकता हो, तो वित्तीय संस्था उस व्यक्ति से संबंधित जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं उसको एकत्रित करता है, वित्तीय जानकारियों को लेता है कि उसका किस बैंक में अकाउंट है, उसका नाम क्या है, वो वित्तीय संस्था में कब से जुड़ा, तो उसकी जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं उसको लेकर एकत्रित करता है। और इस संदर्भ में जो NBFC अकाउंट रिग्रेगेटर सुरक्षित तरीके से जो है कम लागत पर, कम ब्याज दर पर एक डिजिटल रूप से जो उस व्यक्ति को वित्तीय जानकारी वित्तीय संस्था को उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार जो NBFC अकाउंट रिग्रेगेटर जो है एक वित्तीय संस्था द्वारा ही संचालित किया जाता है। वो वित्तीय संस्था जो है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी जो विशेषताएं है, इसकी विशेषता ये है कि यह कंपनी जो है वित्तीय जानकारी को ग्राहक की सहमति से ही साझा कर सकती है और मतलब ग्राहक की अनुमति से ही ये जो है किसी कंपनी को जो है वित्तीय संस्था उसकी जानकारी साझा कर सकती है। और यह संस्था जो है डाटा को पढ़ एवं बेच नहीं सकती है यह संस्था। और यह डाटा पूर्णतः एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, अर्थात यह जो व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षित होती है। और इसके जो अंतर्गत ग्राहक के बैंक संबंधी जो जानकारियाँ होती हैं, स्टेटमेंट होते हैं, टैक्स होते हैं, संबंधित डेटा होता है, प्रतिभूतियाँ होती हैं, प्रतिभूति संबंधी डाटा होता है, बीमा से संबंधी जानकारियाँ होती हैं, पेंशन डाटा होता है, आदि जो है शामिल होते हैं। तो इन सभी को जो संस्था होती है वो पढ़ एंड जो है उसको बेच नहीं सकती है। तो NBFC के जो है नियमन में सुधार भी किया गया। तो RBI NBFC के नियमन के लिए चार स्तरीय जो है नियामकीय ढांचा तैयार करता है, जिसका उद्देश्य जो उपरोक्त संरक्षण तथा वित्तीय स्थिरता जो है सुनिश्चित करना होता है। तो इस प्रकार के जो नियमन संबंधी NBFC के नियमन संबंधी जो दस्तावेज होते हैं, तो इस प्रकार जो NBFC से संबंधित जो नियमन का कार्य होता है वो RBI द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से RBI जो NBFC में सुधार करने के लिए इस प्रकार के जो नियम कानून होते हैं वो लाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA। तो NPA को जो है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहते हैं हिंदी में। तो NPA जो होता है बैंकों द्वारा ग्राहकों को जो बैंक होते हैं ग्राहकों को दिए गए जो ऋण होते हैं, ऋण की वह मात्रा जिसका मूल भुगतान जो है 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक उसको दिया नहीं गया है, ऋण का 90 अवधि या उससे अधिक का ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, नहीं किया जा रहा हो, तो उसे हम NPA कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि NPA जो है निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति की स्थिति में जो है स्थिति को संतुष्ट करता है। मतलब इस NPA की स्थिति कब आती है, कैसे आती है, इसके कुछ आधार हैं। जैसे कि पहला ये है कि किस्त की जो राशि होती है उसका भुगतान 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक जो है नहीं किया गया हो लोन का। और दूसरा है कि कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक जो फसल होते हैं, अल्पकालिक फसल के लिए दिया गया ऋण जो है जिसका भुगतान 2 फसली मौसम तक भी ना किया गया हो, तो ये जो है NPA कहा जाएगा इस स्थिति को। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में
दीर्घकालिक फसल के लिए दिया गया ऋण, ऐसा फसल जो कि लंबे अवधि तक चलने वाला है, तो जिसका भुगतान एक फसली मौसम तक ना किया गया हो, तो इसको हम एनपीए कहेंगे। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि ग्राहक का खाता 90 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए निष्क्रिय हो, तो हम इन 4 स्थितियों जब हो जाती हैं तो हम इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे, एनपीए कहेंगे। तो मैंने जैसा बताया था कि परिसंपत्तियाँ जो होती हैं 3 परिसंपत्तियाँ होती हैं, एसेट 3 होते हैं। एक निष्क्रिय एसेट होता है, दूसरा निष्पादक एसेट होता है एंड तीसरा जो है गैर निष्पादक एसेट होता है। तो आरबीआई जो होता है, आरबीआई लोन अकाउंट को एनपीए बनने से पहले दबाव के आधार पर जो है पहचानने के लिए स्पेशल मेंटेन अकाउंट की जो है निम्नलिखित 3 श्रेणियाँ बनाई है। मतलब कि एनपीए की स्थिति ही ना बने, एनपीए बनने से पहले ही जो है इस स्थिति को सुधारा जा सके, उन पर दबाव डाला जा सके कि एनपीए की स्थिति बनने से पहले जो है वो अपने ऋण को चुका दें। तो पहला है SMF 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट जो है 0। इसमें मूलधन प्लस ब्याज 30 दिनों तक ओवरड्यू हो, मतलब 30 दिन हो गया हो, 30 दिनों के बाद जो उस ग्राहक को इन्फॉर्म किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा कि उसका जो 30 दिन हो गया है ऋण लिए हुए। दूसरा है स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट, मूलधन प्लस ब्याज जो है 61 से 60 दिनों के ओवर ड्यू पर। तीसरा है स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकंड, मूलधन प्लस ब्याज जो है 61 से 90 दिन के ओवर ड्यू पर। तो इस प्रकार जो है कुछ स्पेशल मेंशन अकाउंट बनाए जाते हैं आरबीआई द्वारा, जिससे जो है ग्राहकों को जो इन्फॉर्म किया जाता है, मेंशन किया जाता है कि इस ग्राहक को ऋण लिए जो इतने दिन हो गए हैं। तो सब स्टैंडिंग एसेट, यदि परिसंपत्तियाँ 1 वर्ष तक जो है एनपीए की श्रेणी में हो तो हम उनको जो है सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। तो और डबल फुल एसेट, यदि परिसंपत्तियाँ 1 वर्ष से अधिक अवधि तक जो है सब स्टैंडर्ड एसेट की श्रेणी में हो तो हम उनको जो है डबल फुल एसेट कहेंगे। तीसरा है लॉस एसेट, यदि परिसंपत्तियाँ 36 महीने के बाद भी एनपीए की श्रेणी में हो तो हम उनको जो है लॉस एसेट कहेंगे। तो इस प्रकार जो है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इस प्रकार होती है। अब हम एनपीए के कारण के बारे में पढ़ेंगे।